बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जॉन कीट्स की एक नज़्म ओड टू नाइटिंगेल पढ़ रहे थे, जिसके फर्स्ट फोर स्टैंजास जो हैं मैंने एक वीडियो में कवर किए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट 4 स्टैंजा, कुल 8 स्टैंजास की पोएम है, तो इसमें हम नेक्स्ट 4 स्टैंजा कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो उम्दा मालूम हो तो कमेंट करके या सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। सलामत रहें, खुश रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये इस वीडियो का 5वां स्टैंजा है। इससे पहले 4 स्टैंजास गुज़र चुके हैं। मैं ब्रीफ रीकैप देता चलूँ। फर्स्ट स्टैंजा में वो बुलबुल की आवाज़ सुनता है, गमों से भरा पड़ा है और कहता है कि मैं बिल्कुल कनूदगी के आलम में तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। तुम एक ड्रायड हो जो दरख्तों की हिफाजत कर रही हो। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, तुमसे हसद नहीं कर रहा। दूसरे स्टैंजा में वो कहता है कि मैं ऐसी शराब पीना चाहता हूँ जो ज़मीन में ठंडी की गई हो एक मुद्दत के लिए, और फिर ऐसी शराब जिसको पीने के बाद मुझे सब्ज़े की याद आए, गाँव की याद आए और प्रोवेंस के इलाके की याद आए। या मैं ऐसा एक कप पीना चाहता हूँ जिसके किनारों पे बबल जो है आके फूटते हों, जिसको पीने के बाद मैं भूल जाऊँ। थर्ड स्टैंजा में कहता है मैं इस सब से दूर होकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं वो सब कुछ भूलना चाहता हूँ जिसके बारे में तुमने कभी नहीं जाना। मैं भूलना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बूढ़े जो हैं वो मगमूम हैं, जवान मर रहे हैं। मोहब्बत चंद रोज़ा है, खूबसूरती चंद रोज़ा है। चौथे स्टैंजा में कहता है कि मैं ये सब भूलने के लिए शराब का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं ये पोएटिक इमेजिनेशन के ज़रिए आऊँगा तुम्हारी जगह तक, तुम तक जहाँ तुम बैठी हो वहाँ पे कोई रोशनी नहीं है सिवाय उसके जो पत्तों से छिन कर आए। तो अब 5वां स्टैंजा है। कहता है आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट। क्योंकि वहाँ वो कहता है कि रोशनी नहीं है जहाँ तुम हो। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकूँगा। वट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मेरे पाँव तले कौन से फूल हैं, या मेरे पाँव वाली साइड पे या नीचे ज़मीन पे कौन से फूल हैं। क्योंकि रात है, अंधेरा है, तो उसे नज़र नहीं आ रहा। नोर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बाउज, ना मैं ये जान सकता हूँ। सॉफ्ट, नर्म, मुलायम, नज़ाकत भरी। इंसेंस कहते हैं खुशबू को, स्वीटनेस को, फ्रेगरेंस को। हैंग्स अपॉन द बाउज, बाउ कहते हैं एक शाख को। कहता है ना तो मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे पाँव के पास कौन से फूल मौजूद हैं, ना मुझे ये मालूम है कि इस शाख पे कौन सी खुशबू लटकती है। यार फल को खुशबू कह के क्या ही कमाल किया है साहिब ने। नोर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बाउज, ना मैं ये देख सकता हूँ कि इस शाख पर कौन सी नर्म मुलायम खुशबू जो है वो लटक रही है। बट इन एम्बाल्म्ड डार्कनेस, एम्बाल्म्ड डार्कनेस का मज़ा लें। एम्बाल्म्ड कहते हैं फुल ऑफ सेंट, बाल्मी, स्वीटनेस से जो भरपूर हो, यानी खुशबूदार। इस खुशबूदार अंधेरे में, यानी अंधेरा है और वो खुशबूदार क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे फूल हैं और इंसेंसेस लटक रहे हैं बहुत से। तो आई कैन गैस, यानी गैस ईच स्वीट, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बट आई कैन गैस ईच स्वीट, लेकिन मुझे हर खुशबू का अंदाज़ा ज़रूर हो रहा है। मैं उसको सूंघने के ज़रिए नज़र नहीं आ रहा। ये इसकी खूबसूरती है यार। ये सेंशुअस पोइट इसको इसलिए कहते हैं कि ये सेंसेस का, यानी अपनी शायरी में आपको टच वाली सेंस, आई साइड वाली, सॉफ्टनेस वाली, हियरिंग वाली, देखो यहाँ पे इकट्ठी कर रहा है वो। एम्बाल्म डार्कनेस का कोई लज्जत है इससे आगे? यानी अंधेरा जो खुशबूदार हो, अंधेरा देखने की चीज़ होती है और खुशबू सूंघने की चीज़ होती है। दोनों को कैसे मिक्स कर रहा है ये। ऐसा खुशबूदार अंधेरा जिसमें मैं हर खुशबू को जांच सकता हूँ अपने सेंस के ज़रिए। वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंडोज, सीजनेबल मंथ, ऐसा मंथ जो सीजनेबल हो, जिसमें सीज़न वाला हो, जिसमें फूल खिलते हों, यानी मई का महीना उनके यहाँ यूज़ होता है। तो इस मई के महीने में वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंडोज, एंडो करना, अतिया करना, तोहफ़तन देना या बख्श देना, इनायत करना कहें कि ये मई का महीना इनायत करता है। क्या इनायत करता है? द ग्रास, सब्ज़े को, घास को। द थिकेट,
थिकेट झुंड को कह लें, सब्ज़े का हुजूम कह लें, या कुछ भी कह लें। एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, और जंगली फलों के दरख्त या जंगली फलों के दरख्तों को वाइल्ड कर देता है, सॉरी यानी दरख्तों को वाइल्ड कर देता है, उनको फलने फूलने और बढ़ने उगने नशनुमा पाने का मौका फ़राहम करता है। कौन? ये सीजनेबल मंथ मई का। विद फ्रूट ट्री वाइट हाथॉर्न एक इनका फूल की एक किस्म है जो सफ़ेद कलर का होता है। एंड द पेस्ट्रल एग्लेंटाइन, पेस्ट्रल मतलब जो देहात से रिलेटेड हो, जो सब्ज़े से, शेफर्ड से, भेड़ों बकरियों इन चीज़ों से रिलेटेड होती है, उसको पेस्ट्रल कहते हैं। पेस्ट्रल इमेजी, पेस्ट्रल पोइट्री आपने पढ़ा होगा। तो पेस्ट्रल एग्लेंटाइन एक पौधे का नाम है, सॉरी फूल का नाम है। तो कहता है ये जो मई का महीना है, ये घास से लाद देता है, उसके अलावा दरख्तों की नशोनुमा करता है, इसकी वजह से सफ़ेद कलर के फूल उगते हैं और इसकी वजह से एग्लेंटाइन जो है वो उग रहा है। यानी इस महीने की इनायात देखो, ये सारी इस महीने की इनायात। इस महीने की बदौलत फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स, फास्ट फेडिंग जल्द ख़त्म हो जाने वाले वायलेट्स एक किस्म के फूल होते हैं जो मई के आने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। कवर्ड अप इन लीव्स, पत्तों में ख़त्म हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, गायब हो जाते हैं कह लें। एंड मिड मेज़ एल्डेस्ट चाइल्ड, मिड मई का दरमियान, यानी 15 मई कह लें, आलमोस्ट दरमियाना हिस्सा मई का, यानी मई की अरूज जवानी उसकी। एंड मिड मेज़ एल्डेस्ट चाइल्ड, और मई के दरमियाने हिस्से का सबसे बड़ा बेटा यानी बेटों की तरह है। मई जिस तरह से उसे पाल रहा है, उसकी रखवाली कर रहा है, उसको परवान चढ़ा रहा है, उस पर जो इनायात कर रहा है, जो चश्मे करम है उसकी वजह से वो बेटों के जैसा है। और एल्डेस्ट इसलिए कहा है क्योंकि वो सबसे जल्द परवान चढ़ता है। कौन? द कमिंग मस्क रोज़, यानी अब मई जो है वो आलमोस्ट शुरू होने को है, उससे पहले जो है वायलेट्स जो हैं ये बिल्कुल कवर हो चुके हैं। और द कमिंग मस्क रोज़, और मई का सबसे जवान बेटा, सबसे बड़ा बेटा, जो सबसे पहले फूल खिलते हैं मई में, मस्क रोज़, वो आएगा, वो है या आएगा, द कमिंग यानी आएगा। फुल ऑफ ड्यूई वाइन्स, ड्यूई कहते हैं शबनम से भरा हुआ, फुल ऑफ ड्यूई वाइन्स यानी शबनम की शराब से शराबूर कह लें या भरपूर कह लें। द मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, मरमरस मक्खियों की भिनभिनाहट जो होती है ना, जो साउंड पैदा होता है मक्खियों के उड़ने फिरने चलने से, तो उसे मरमरस कहते हैं, मरमरस साउंड। हॉन्ट ऐसी जगह को कहते हैं जो मोस्ट विजिटेड होती है। फ्लाइज, हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, जहाँ पे फ्लाइज जो हैं यानी भिनभिनाहट वाली मक्खियाँ जहाँ पे अक्सर आती जाती रहती हैं। ऑन समर ईव्स, समर गर्मियों की, ईव्स इवनिंग, जो गर्मियों की शामों में मक्खियों की भिनभिनाहट की कसरत की वजह से मशहूर है मस्क रोज़, जिस पे शबनम जो है वो रक्स करती है। इस स्टेंजा का उर्दू तर्जमा सुने। खबर नहीं है ये मेरे रास्ते में कौन से गुल उगे हुए हैं, ये कैसी खुशबू है कैसे फूलों से आ रही है, मगर मैं खुशबू से पुर अंधेरे में सोच सकता हूँ खुशबुओं को, मगर मैं खुशबू से पुर अंधेरे में सोच सकता हूँ खुशबुओं को, कि फसल गुल ने ये शर्फ बख्शा हुआ है मुझको। ये बूटियाँ हैं, ये जंगली फल हैं, बिछी हुई है ज़मीं के सीने पे घास सरसब्ज, सफ़ेद कांटे गुल बनफशा, ये फूल नसरी ये शोख गुल हैं, जो अपने पत्तों से ढक गए हैं, ये फसल गुल के तमाम गुल हैं, जो उसके बच्चों से लग रहे हैं, शफाफ शबनम जो गुल के पत्तों पे पड़ रही है, शफाफ शबनम जो गुल के पत्तों पे पड़ रही है, तो सुर्ख मैं का शिबा हुआ है। बहार मौसम की धुंधली शामों में मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सी सुन रहा हूँ, मैं इस अंधेरे में तेरे गीतों को सुन रहा हूँ। इससे अगला 6th स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। डॉर्कलिंग आई लिसन, ऐ अंधेरे मैं सुनता हूँ, खामोशी गुफ्तगू हो मेरी,
बेज़ुबानी ज़ुबां हो, कुछ इस तरह का मिसरा था, मेरे जहन में नहीं। यानी ए अंधेरे मैं सुनता हूँ तो बोल। मेरे एक दोस्त थे सफ़दर गोहराम नाम है, कहते हैं मुतासिर होना हो तो इंसान खामोशी से मुतासिर हो, अल्फाज से क्या मुतासिर होना। डार्क लेंग आई लिसन, ए अंधेरे मैं सुनता हूँ। एंड फॉर मैनी ए टाइम, और बहुत दफ़ा, आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईज़फुल डेथ। और ये तो बहुत दफ़ा हो चुका है और बहुत अक्सर मेरे साथ हुआ है। आई बी हाफ इन लव, मैं आधी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ आसान मौत की। ईज़फुल डेथ, ऐसी डेथ जो पुरस्कून हो। ईज़फुल क्यों कहा है? क्योंकि उसने पीछे फीवर, फ्रेट, अनईजीनेस, अनहैप्पीनेस, वो सारी बीमारियों का, पेल यूथ का, पालसी, ओल्डनेस का, सैडनेस का, वो सारा तज़किरा किया है, ज़िंदगी के गम गिनवाए हैं। तो अब उन गमों की बनिस्बत देखा जाए और फिर ये देखा जाए कि ब्यूटी जिसको कीट्स क्या मानता है वो वैनिश हो रही है, लव ख़त्म हो रहा है। तो फिर ऐसी ज़िंदगी का कोई क्या करे, कोई कि जहाँ ना मोहब्बत, हमने माना कि दिल्ली में रहेंगे पर खाएंगे क्या है। अब इस मामूरे में कहते गम उल्फत, वो उल्फत का कहत हो, और ये सारे मसले जब चल रहे हैं तो फिर उसने ज़िंदा रह के क्या करना है। यानी इन मसलों से फ़रार का नाम मौत है, ठीक है। इन मसलों से वो ईज़िली फ़रार हो सकता है, तो इसलिए ईज़फुल डेथ कहा है कि वो एक फ़रहत आमेज़ होगी, पुरसकून होगी, राहत बख्शेगी उसे। आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईज़फुल डेथ, कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी एम्यूज्ड राइम। यानी डेथ जो है वो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, उसके सख्त लफ्ज़ है डेथ, लेकिन कहते हैं कि मैंने उसको बड़े मुलायम अंदाज में, बड़े मुलायम अल्फाज में उसका कई दफ़ा अपनी म्यूज़ड राइम्स में तज़किरा किया। म्यूज़ड सोची गई, राइम पोइट्री कह लें, यानी उसका अपनी पोइट्री में मैंने अक्सर तज़किरा किया है। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, मौत से मुखातिब होकर कहता है कि ओ प्यारी मेरी सांस तो लेती जा। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, इस खामोश सांस को, या इस खामोश सांस के चलन को, या खामोशी के साथ इस सांस को हवा में बिखेर दे, यानी मेरी रूह कब्ज़ कर ले। नो मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, यानी डेथ की बात कर रहा है। अब वो किस कदर पुरसकून जगह और किस कदर पुरसकून मकाम पे है। वो कहता है कि यहाँ मरना मेरे लिए तमाम किसी भी जगह पे आने वाली मौत से बेहतर होगा। यहाँ पे रिच है मरना, रिच इन द सेंस के आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें रिच किस सेंस में। नो मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। आधी रात को बुलबुल का तरन्नुम सुनते इस जगह पे जान दे देना, ये इससे बढ़ के मेरे लिए क्या हो सकता है, और बगैर दर्द के। To seize upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy। यार ये कौवे पीछे शोर मचा रहे हैं, बर्दाश्त कर लीजिए, और जगह मुझे मिल नहीं रही थी। To seize upon the midnight, आधी रात को जहाँ बहक हो जाना, with no pain, बग़ैर किसी दर्द के। while thou art pouring, art आर के लिए यूज़ होता है, दो यू के माने में यूज़ होता है। while you are pouring forth expressing spontaneously, सामने ला रही हो, इंकशाफ कर रही हो, या गुनगुना रही हो, या गा रही हो। pouring forth expressing spontaneously, एग्जैक्ट वर्ड मैं अगर कहूँ तो। thy soul, your soul, soul मतलब अंदर की चीज़, एक जिस्म होता है उसके अंदर रूह होती है, यानी दिल के जज्बात, दिल के एहसासात, अपने अंदरून गम या खुशी, या उसे जो भी कह लें, अंदर के जज्बात, तुम अंदर के जज्बात का बड़े स्पॉन्टेनियसली, बड़े फ़्लो के साथ इज़हार कर रही हो। फर्स्ट स्टैंज़ा में आया था ना, इन फुल थ्रोटेड ईज़, इन सच एन एक्सटेसी, इस कदर, एक्सटेसी कहते हैं लज्जत की इंतहा को, यानी जहाँ पे खुशी एंड होती है उस पॉइंट को एक्सटेसी कहते हैं। जब तुम इस कदर मुसर्रत के साथ, इस कदर लज्जत के साथ अपने जज्बात, ख़यालात और अपनी दिल की बातें खोल कर बयान कर रही हो, तो मैं आधी रात के वक्त यहाँ मरने को तमाम ज़िंदगी पे या किसी भी किस्म की मौत पे तरजीह देना मुनासिब समझता हूँ। स्टिल वुड्स दो सिंग, मेरे मरने के बाद भी तुम गाओगी। स्टिल वुड्स दो सिंग एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, लेकिन मेरे पास बेसूद कान होंगे। आहा, मेरे मरने के बाद भी तुम गाओगी, मेरे पास कान भी होंगे लेकिन बेसूद।
यानी कान तो होंगे लेकिन वो सुनने की सलाहियत से महरूम हो चुके होंगे। टू दाई हाई रैक्विम बिकम ए सॉड, टू दाई टू योर हाई रैक्विम, रैक्विम कैसे पढ़ते हैं इसको, रैक्विम ही पढ़ लो जैसा भी है। अच्छा, टू दाई हाई रैक्विम, ये रैक्विम होता है एलेजी या सैड सॉन्ग जो किसी गम के मौके पे गाया मनाया जाता है। बिकम में सॉड, मैं सॉड कहते हैं वो ज़मीन जहाँ पे घास उगी हुई हो, यानी मैं कबर हो चुका हूँगा, मट्टी हो चुका हूँगा तुम्हारे उस सैड सॉन्ग जो पढ़ा भी जाता रहे, तो मैं उसके सामने मट्टी हो चुका हूँगा। यानी एक तरफ तो वो खुशी मना रहा है कि ये मौत कितनी अजीम मौत है जिसमें ना कोई दर्द है ना मुझे कोई गम है, और मैं बिल्कुल इस दुनिया से बेनियाज खड़ा हूँ, तुम्हारे तरन्नुम पे जान निछावर करना चाहता हूँ। आधी रात के इस वक्त आने वाली मौत तमाम किस्म की मौत से बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ उसको अफसोस है कि मौत के बाद ये सारी लज्जत जाती रहेगी। यानी एक तरफ तो वो मरना चाहता है, लेकिन दूसरा वो चाहता है कि ये जो तरन्नुम जहाँ आफरीं कह लें तरन्नुम है, इससे जो है वो मेरे कान महरूम रहेंगे। तो खुशी और गमी का ऊपर भी कंट्रास्ट आपने देखा था ना फर्स्ट स्टैंज़ा में, जहाँ पे वो गम के मारे खुशी के मारे गमगीन है, तो यहाँ पे भी एक तरफ वो खुश है दूसरी तरफ गमगीन है। इसी स्टैंज़ा का उर्दू तर्जमा देखिए। अजीब सी एक कशिश हुई है अजल से मुझको, ये मैंने पहले भी मौत नज़्मों में याद की है, कि मौत आए तो मेरी सांसों को शांत कर दे, और अब अंधेरे में पुरसकूनी में मौत अच्छी सी लग रही है, तुम्हारी आवाज़ इसको आसान कर रही है, तुम्हारी आवाज़ मेरे मरने के बाद भी तो यूं ही रहेगी, मेरी समाज से दूर होगी सो एक मातम का गीत बनकर बुरी लगेगी। यही सारी स्टैंज़ा में बात की है कीट्स ने। अगले स्टैंज़ा को देखते हैं। अगले स्टैंज़ा में पोएट जो है वो बुलबुल से मुखातिब होकर कहता है, दो वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, तुम मौत के लिए पैदा ही नहीं हुई। इमोर्टल बर्ड को इमोर्टल कर रहा है। कीट्स क्या कर रहा है, परिंदे को कह रहा है कि तुम इमोर्टल हो, तुम मौत के लिए पैदा नहीं हुई। आगे इसकी लॉजिक भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा। वैसे जो यहाँ पे कीट्स है, इसने सॉन्ग को इमोर्टल कहा है, जो एक ज़माने से चला आ रहा है और एक ज़माने तक चलता आया है और चलता जाएगा। उस सॉन्ग के जिस चीज़ से वो सॉन्ग निकलता है वो बर्ड है, तो बर्ड को इमोर्टल करार दिया है। बाज़ दफ़ा एक जानदार का हम जिक्र करके उससे पूरी उसकी नस्ल मुराद लेते हैं। जैसे वो इंग्लिश में आपने जब यहाँ पे दी और दा का यूज़ होता है तो आपने देखा होगा दी लायन इज़ फेथफुल और फेथफुल करके वो कुछ रूल था। यानी एक जो जानवर होता है वो पूरी अपनी कबीले, अपने गिरोह और अपनी नस्ल को और अपनी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह लें कि जो बर्ड है ये अपनी पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक ज़माने से चला आ रहा है। दूसरा ये कि इस चीज़ को भी छोड़ें तो ये देखें कि बर्ड का जो सॉन्ग है वो इमोर्टल है, और सॉन्ग जो है बर्ड से निकल रहा है तो इसलिए बर्ड को इमोर्टल कहा है। फिर देखें कि सिंगिंग जो है ये एक आर्ट है, और आर्ट जो है इसको इमोर्टल ठहराया जाता रहा है। जैसे वो आंट जेनिफर्स टाइगर वाली पोएम जो है उसमें देखें तो वो जो कुंदाकारी करती है, कुंदाकारी कहते हैं कपड़े पे वो तस्वीर बनाती है, उसको इमोर्टल कहा है उसने। इसी तरह कीट्स की एक और ओड देखें आप, ओड टू ग्रेशियन अर्न, तो उसमें कीट्स ने आर्ट को इमोर्टल कहा है। तो आर्ट इमोर्टल है ना, सिंगिंग एक आर्ट है, तो सिंगिंग जो है वो इमोर्टल है और इस बर्ड की सिंगिंग भी इमोर्टल है। तो क्या मुराद ले लिया गया कि बर्ड इमोर्टल है? वो आपने मैथ्स के थ्योरम में पढ़ा होगा, वो 3 साइडों वाली एक त्रिकोण बनाते हैं, ए बी की इक्वल है, बी जो है वो सी से 2 गुना है, ए सी के बराबर है, तो वो बिल्कुल दोनों इक्वल हैं। कुछ इस तरह करके यहाँ पे भी आप फार्मूला लगा लें कि जो सॉन्ग है आर्ट है, आर्ट इमोर्टल है, तो बर्ड भी इमोर्टल है। अच्छा खैर छोड़ें। दो वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, इमोर्टल बर्ड, नो हंग्री जनरेशन ट्रेड वी डाउन। ट्रेड करना, चिथाड़ना, लिताड़ना, ख़त्म करना, तबाह करना, बर्बाद करना। नो हंग्री जनरेशन, हंग्री जनरेशन से मुराद ह्यूमंस बीइंग की जनरेशन, 80 हम लोग, यानी तुम्हें इंसानों की ये जो नस्लें हैं ये तबाह बर्बाद नहीं कर सकती क्योंकि तुम इमोर्टल हो। द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन,
कहता है जो आज मैंने आवाज़ सुनी है ये पुराने ज़माने में बादशाहों और उसके मुसख्खरों ने भी ये आवाज़ सुनी, यानी जनरेशन दर जनरेशन। अच्छा ये फ्रेज़ देखें, जनरेशन दर जनरेशन, तो जनरेशन दर जनरेशन जो है ये आवाज़ सुनी जाती जा रही है या सुनी आती आ रही है। ये दुनिया के तमाम तबकात ने सुनी, ऊंचे से ऊंचा देखो तो बादशाह और फिर देखो लोएस्ट वाला तो क्लाउन, यानी हर टाइम पीरियड में हर तबके के लोगों ने तुम्हारा ये गीत सुना है। ये सिर्फ मैं नहीं सुन रहा। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वाज हर्ड इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन, परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग, और शायद बिल्कुल यही सॉन्ग था दैट फाउंड ए पाथ थ्रू द सैड हर्ट ऑफ रुथ, जिसने अपना रास्ता देखा रुथ के उदास दिल में। रुथ एक बिब्लिकल कहानी की तरफ रेफरेंस है। रुथ एक लड़की थी जो मोआब से जूडा आई थी और वहाँ पे उसकी शादी हुई जूडा में। जूडा फ़लस्तीन का इलाका है और मोआब मेरे ख्याल में मोआब डेड सी के इर्द गिर्द का कहीं एरिया है। तो वहाँ से वो जूडा आई, वहाँ पे उसकी एक यहूदी के साथ शादी हुई। कुछ अरसे बाद यहूदी मर गया, लेकिन उसने वापस अपना वतन वापस जाना चाहा, वो जा नहीं सकी, और वहाँ पे वो अपनी सासू अम्मा के साथ जो है वो ज़रा बाहर जाके अपने पति के यानी अपने खावंद के रिलेटिव्स के खेतों में काम करती रही। तो कहता है ये वही सॉन्ग है। उदास थी क्योंकि असल वतन में वापस नहीं जा सकी। इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन, परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड ए पाथ थ्रू द सैड हर्ट ऑफ रुथ व्हेन सिक फॉर होम, जब वो अपने असल वतन के लिए, घर के लिए उदास थी क्योंकि उस इलाके में उसका कोई भी जानने वाला नहीं था। शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न, जब वो बाहर काम करती होगी गैरों के खेतों में तो रोती हुई उन एलियन कॉर्न यानी पराई फसलों में। एलियन कॉर्न की आप चस लो फ़ौरन, यानी जो उसकी अपनी नहीं है क्योंकि उसकी अपनी सरज़मीन की नहीं है। तो उन खेतों में जब वो मगमूम रोती हुई काम करती होगी तो तुम्हारा ही गाना था ए बुलबुल, जिसने उसके मगमूम दिल को उसके मगमूम दिल में जगह बनाई होगी, उसको फ़रत बख्शी होगी, उसको सुकून बख्शा होगा। ये सिर्फ मैं नहीं सुन रहा, वो भी सुनती थी। दी सेम, ये वही गाना है दैट ऑफ टाइम, जिसने अक्सर है चार्म्ड। चार्म करना मतलब कि जादू कर देना भी होता है, सहर अंगेज़ कर देना। मैजिक केसमेंट, मैजिक जानते हैं, केसमेंट खिड़कियाँ, केसमेंट हो खिड़की लिखा पड़ा है इधर भी। चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स, जिसने खिड़कियों को सहर आमेज़ कर दिया था, जिसने खिड़कियों पे सहर ताज़ी कर दिया था। ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सी इन द फेरी लैंड फॉरलॉर्न। यार ये लाइंस बड़ी बाकमाल हैं कीट्स की, ध्यान देना ज़रा। लफ्ज़ों के मतलब पहले देख लें। मैजिक जादुई, केसमेंट खिड़कियाँ, किले की खिड़कियाँ, ओपनिंग ऑन द फॉर्म जो साहिल पे खुल रही हैं। पेरिलस का मतलब होता है जिसमें कोनो जान को ख़तरा होवे, जिसमें सी समंदर, फेरी लैंड इसको उर्दू में क्या कहते हैं जहाँ पे परियां रहती हैं यार, परी नगर नहीं कुछ और वर्ड था। फेरी लैंड को कासिम भाई क्या कहते हैं उर्दू में? अच्छा छोड़ें। इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न तन्हा अकेला। तो कहता है कि ऐसी परियां जिन्हें किसी जादूगर ने या किसी चबल किस्म के देव ने एक किले में बंद कर रखा हो और वो किले से बाहर देखती हों, तो उस बिल्कुल दुनिया से मगमूम हो चुकी हों, वहाँ पे एक समंदर बहता हो, समंदर की लहरों के साथ उनका भी दिल डूबता हो, तो ऐसे परियों को तुम्हारी आवाज़ ने चार्म्ड किया था। ना सिर्फ उस केसमेट्स को, ना सिर्फ उन खिड़कियों को, बल्कि उन परियों को भी, वो जो खिड़कियों पे बैठ के रोया करती थी उनको भी। तो इस स्टैंज़ा में पोइट कहने की कोशिश करता है कि ऐ परिंदे, तू अमर है, तू हमेशा के लिए रहने वाला है, तू इमॉर्टल है, तुझे इंसानों की नस्लें कभी तबाह नहीं कर सकेंगी। तुझे सिर्फ मैं नहीं सुन रहा, बल्कि हर नस्ल के, हर दौर के लोगों ने तुझे सुना, हर तबके के लोगों ने तुझे सुना। तू ही वो सॉन्ग था जिसने रुत के गमगीन दिल को फरहत बख्शी थी, और तू ही वो सॉन्ग है जो किसी साहिल समंदर पे
किसी किले में महबूस परियों के गमगीन दिल को राहत बख्शता है जिन्हें किसी देव ने कैद कर रखा हो। अब इसका उर्दू तर्जमा देखिए। पर तुम अजल के लिए नहीं हो अमर परिंदे, जदीद नस्लें भी तुझ पे गालिब न आ सकेंगी, जो तेरे नगमे मैं सुन रहा हूँ। ये पिछले वक्तों में कितने राजों ने और वज़ीरों ने सुन रखे हैं। मुझे तो लगता है तेरे नगमों ने रथ को रास्ता दिया था। यार क्या कमाल लाइन थी। मुझे तो लगता है तेरे नगमों ने रथ को रास्ता दिया था, कि शायद जब वो गरीबुल वतन हुई थी, पराए खेतों में रो रही थी, तुम्हारा नगमा पराए वक्तों मुहीब किले की काल खिड़की, तुम्हारा नगमा पुराने वक्तों मुहीब किले की काली खिड़की के पास सुनने में आया होगा। अजीब किला जो एक भयानक नदी के साहिल पे वाक़या था। अच्छी उर्दू ट्रांसलेशन बहुत अच्छी की है यार इन्होंने। फॉरलॉन कहते हैं अकेला एंड अनहैप्पी। Forlorn, the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. Soul कामिल, आई थिंक यही मतलब होता है इसका। Forlorn, the very word is like a bell. ये जो तन्हाई का लफ्ज़ है जो उसने पीछे बांधा, उसने कहा ना of perilous seas in fairy lands forlorn। बात करते करते उसने forlorn की बात की तो उसको लफ्ज़ जो है वो खटका। कहता है forlorn एक ऐसा वर्ड है जो मेरे लिए घंटी की मानद है, जर्स की मानद है। To toll me back from thee to my soul self, जो तुझ से उठाकर मुझको मुझ में लाया। To toll me back from thee to my soul self, जो मुझे अपने तख़य्युल से वापस अपनी जिस्म में लाया, अपनी दुनिया में लाया। Adieu, farewell, adieu का मतलब होता है farewell। The fancy cannot cheat so well, कहता है इमेजिनेशन जो है ये इतने अच्छे से धोखे में इंसान को नहीं रख सकती, बिल आखिर मुझे वापस आना ही पड़ा। Adieu, the fancy cannot cheat so well, she is famed to do deceiving elf। कहता है एल्फ परी को कहें जो जादू मंत्र के ज़रिए इंसान को एक दफ़ा मबहूत कर दे, बिल्कुल उसके सहर में इंसान जकड़ा जाए, लेकिन वो भी लम्हाती है। डिसीविंग कहा है एल्फ को, यानी वो भी थोड़ी देर के लिए डिसीव कर सकती है। अड्यू फेयरवेल फेयरवेल। मुझे मिल्टन की लाइंस याद आ रही हैं, वो बड़े मज़े की लाइंस थी यार। कहता है फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स। तो यहाँ पे कह रहा है ये अड्यू दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स। एंथम जो वो गा रही है, जो उसका तरन्नुम है, प्लेंटिव, प्लेन, फेड्स मतलब गायब हो रहा है। ये उसको फेयरवेल कह रहा है क्योंकि उसकी जो आवाज़ है वो अब मध्यम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। पास्ट द नियर मीडो, पास्ट गुज़र चुकी है, नियर मीडो ये जो बिल्कुल नज़दीक की चरागाह है यहाँ से दूर जा चुकी है। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, यानी बुलबुल जो है वो अब उड़ रही है, नज़दीक की चरागाह से उड़ के वो स्ट्रीम पे जा चुकी है। स्ट्रीम नदी को कहते होते हैं। अप द हिल साइड, अब वो उड़ती हुई पहाड़ी वाली तरफ निकल गई है। नाउ इट इज़ बuried डीप, और अब जो उसकी आवाज़ है बिल्कुल ख़ामोशी में जो है वो मध्यम नहीं, दफन हो चुकी है। buried, अच्छा इस बरी को बैरी पढ़ते होते हैं। buried deep in the next valley glades, next valley अगली वादी में, glades ओपन वादी में वो कहीं गुनगुना रही है वो बुलबुल की, यानी आवाज़ जो है अब वो बिल्कुल जा चुकी है। was it a vision, क्या ये एक ख्वाब था, वियन था। वियन जो अननेचुरल और इमेजिन्ड थिंग होती है, और ए वेकिंग ड्रीम या जागता ख्वाब। फ्लड इज़ दैट म्यूज़िक, वो म्यूज़िक तरन्नुम तो जा चुका। डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। है ना शानदार किस्म की वर्ड, मुझे तो पढ़ के बहुत मज़ा आया यार। पास्ट द नियर मीडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम अप द हिल साइड एंड नाउ इट इज़ buried deep in the next valley glades. Was it a vision or waking dream? Fled is that music, do I wake or sleep? इसका उर्दू तर्जमा पढ़ के भी सुनाई देता हूँ।
इस स्टेंजा का। ये लास्ट स्टेंजा था, इसके बाद हमारी पोएम खल्लास। ये नाउमीदी का लफ्ज़ बांगे जरस है मुझको, मैं उसको सुनकर हकीकी दुनिया में आ गया हूँ। तुम्हारी आवाज़ मुझको धोखा सा लग रही है, विदा ए धोखे के बाब में शोहरा पाने वाले अजब परिंदे, विदा परिंदे विदा परिंदे, तुम्हारी आवाज़ कदरे मध्यम सी हो रही है। खैर अब तो मेरी भी रोज़े की वजह से आवाज़ मध्यम सी हो रही है। तुम्हारी आवाज़ अब चरागाह से आ रही है, परे नदी के करीब हल्की सी आ रही है, परे नदी के करीब हल्की सी आ रही है, और अब तो इससे भी दूर घाटी से आ रही है। तुम्हारी आवाज़ घाटियों से भी कुछ परे होती जा रही है, और अब तो आवाज़ मुक गई है। तो क्या ये सपना था? तो क्या ये सपना था या हकीकत? मैं जागता था या सो रहा था? तो यहाँ पे हमारे 8 स्टैंजाज जॉन कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल के कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखें यार। अल्लाह हाफ़िज़।